हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोगों ने आगे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। ओके, तो ही इस लेक्चर के अंदर आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो पहले वो बाकी के जो पहले के इनिशियल 8 लेक्चर्स है उसको कंप्लीट कर लेना। और अगर नहीं समझ में कुछ आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो जो आगे के लेक्चर्स आपने देखे होंगे उसके अंदर। बट ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने आगे के सारे लेक्चर्स क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। तो पहले तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, फिर ही ये लेक्चर देखना, अदरवाइज कुछ समझ में आपको आएगा नहीं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द असेसमेंट प्रोसीजर कॉल्ड द इनकम टैक्स अथॉरिटी और सर्वे और सर्च असेसमेंट। वो सब कुछ हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल करके एक सेक्शन अभी हमारा है 144C, वो अभी भी हमारा पेंडिंग है और हम उसको बाद में ही करेंगे। और एक मिसलेनियस प्रोविजन वाला चैप्टर है, वो भी हमारा क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा, ठीक है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो पेज नंबर आपको 100 पे दे के रखा है, ठीक है। सो इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंदर हम जा रहे हैं। सो इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए सबसे पहले तो सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 116 यहाँ पे देके भी रखा है आपको, ठीक है। सेक्शन 116 इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन होता है, उसका क्या रोल रहेगा, ठीक है। तो वो सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी छोटा चैप्टर है, एक ही पेज का चैप्टर है, बट ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जहाँ जहाँ वर्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी वर्ड यूज़ हुआ है उसको ये ध्यान में रखने के लिए ये चैप्टर समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन होता है। सो उन्होंने बताया इनकम टैक्स अथॉरिटी। अभी वो इनकम टैक्स अथॉरिटी स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कितने टाइप की अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो अथॉरिटीज़ कितने टाइप की होती है, तो सो फार एज द टैक्सेशन इज कंसर्न अथॉरिटीज आर द टू टाइप्स। एक होता है कौन सी अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और दूसरी होती है कौन सी अथॉरिटी, सपोर्टिव अथॉरिटी, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कोर्ट, ये दोनों क्या होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एंड सपोर्टिव अथॉरिटी के अंदर आप क्या ले सकते हो, सीबीडीटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगर आपको और अच्छे से समझना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है द अथॉरिटी हैविंग पावर टू अमेंड द लॉ। मतलब उनके पास क्या पावर होता है कि वो लॉ को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। सीबीडीटी के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है कि वो कोई अमेंडमेंट कर सके। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो सीबीडीटी इज अ सपोर्टिव अथॉरिटी, नॉट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो अगर मान लो कि कोई इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट करना है या फिर किसी और कोई टैक्सेशन लॉ के अंदर अमेंडमेंट करना है, तो उस केस में रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट होगी, वो अमेंडमेंट करेगी। इनिशियल आपको पता होगा कि जो भी लॉ या फिर कोई भी एक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो किसके अंदर होते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोल सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल लॉ। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक इनकम टैक्स लॉ, ठीक है, जिसको अगर आप समझो तो इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, रेवेन्यू लॉ, ठीक है, जहाँ से सरकार की क्या होती है, आमदनी होती है, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किया है। तो सर क्या उसके अंदर टैक्स रेट्स नहीं कम हो सकते, टैक्स कट करके पब्लिक, देखो टैक्स कट करने से होगा क्या, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू डाउन होगा तो उस केस में फिजिकल डेफिसिट बढ़ सकती है, ठीक है। तो कुछ लोगों को तो शायद नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंस, तो मान लो रेवेन्यू इतना है और पर एक्सपेंस इतना है, ठीक है, मतलब रेवेन्यू इज लेस देन द एक्सपेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। और ये जो 20 लाख करोड़ का उन्होंने स्टिमुलस पैकेज लाया है, ठीक है, उसके अंदर कुछ इम्पैक्ट क्या है, कुछ इम्पैक्ट उनकी फिजिकल वाली है और कुछ नॉन फिजिकल वाली है। मतलब कुछ पॉलिसी बेस्ड रिफॉर्म है, कुछ उनके फिजिकल बेस्ड रिफॉर्म्स है। तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा ना, तो इससे क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, उससे डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इंडिया का क्रेडिटेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में भी कम हो सकता है। क्यों, क्योंकि
इसका मतलब ये होता है कि सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो रेवेन्यू से ज़्यादा क्या है, एक्सपेंस है। मतलब आय से ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। ये एक मतलब एक थॉट या फिर ऐसा एक मैकेनिज्म हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट टैक्स रेट कम नहीं कर सकती है, ठीक है। इसलिए रेवेन्यू अगर टैक्स रेट के अंदर भी उन्होंने कम कर दी या कटौती कर दी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। ऑलरेडी फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है। वी आर मोर एट द फिजिकल डेफिसिट व्हाट वी हैव एंटिसिपेटेड बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, बट फिर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा पैकेज डिक्लेयर किया है। बोलने वाले तो बोलेंगे कि इसमें भी ये हो सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था, बट एज अ गवर्नमेंट उनको भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ दिस अनवांटेड गेस्ट इन द ऑन द अर्थ, ठीक है। आपको भी पता है कि गवर्नमेंट कुछ जगह पे सही हो सकती थी। आपको ऐसा लग रहा था कि थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट अगर ये इस तरह से होता, मुझे भी लगता है, बट इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा काम सिर्फ यही है कि हमें इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। हम जहाँ पे हैं वहीं पे उसको रोके रखें, ठीक है। तो ही वो हमारे एंड से तो वही हो सकता है ना, बाकी गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रहे हैं। सो हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फिर हम ये फिजिकल डेफिसिट के ऊपर चले गए। बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है आपका। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको बताया होगा इनिशियल लेक्चर्स के अंदर कि शेड्यूल 7 के अंदर क्या होता है। शेड्यूल 7 के अंदर एंट्रीज दे के रखी है, ठीक है, जिसके अंदर इनकम टैक्स क्या होता है, चार्ज होता है। एंट्री नंबर कौन सा है, आपको याद होगा, एंट्री नंबर 82, ठीक है। तो टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब हम किसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, सारी इनकम के ऊपर लगाएंगे, बट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर हम इनकम टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है। ऐसा इनिशियली उन्होंने एंट्री नंबर 82 में ही बोल दिया है। आपको ये भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन होते हैं, ठीक है, 3 ऑर्गन। पहला होता है कौन सा, लेजिस्लेटिव, ठीक है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड होता है जुडिशियरी, ठीक है। लेजिस्लेचर ऑर्गन मतलब क्या होता है, तो उसके भी 2 पार्ट, पार्लियामेंट एंड क्या होगा, तो असेंबली। पार्लियामेंट मतलब कौन, तो प्रेसिडेंट, एंड असेंबली मतलब कौन, तो वो होता है गवर्नर, ओके। सो पार्लियामेंट मतलब मैंने जैसे बताया प्रेसिडेंट, एंड असेंबली मतलब कौन, गवर्नर। अभी इस केस में एग्जीक्यूटिव होगा तो एग्जीक्यूटिव के अंदर 2, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा कौन सा होता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो थोड़ा लेट वहाँ पे स्क्रीन पे आएगा, 1 मिनट, ओके, अभी आ रहा है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब सीएम। अगर आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से, मतलब लेजिस्लेचर अथॉरिटी या तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर आप कहाँ जा सकते हो, जुडिशियरी। तो जुडिशियरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट एंड देन द हाई कोर्ट, ठीक है। ये एक 3 ऑर्गन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर पूरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर क्या होती है, वर्क हो सकती है। तो मान लो कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ लाइक अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देन यू कैन गो टू द जुडिशियरी, ओके। लेजिस्लेचर के अंदर अगर कोई बिल पास हुआ है या लेजिस्लेचर ने अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से नहीं निभाई है, तो भी आप किसके पास जा सकते हो, देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, ओके। नाउ सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 116। सो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सीबीडीटी इज़ नॉट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सीबीडीटी इज़ ओनली सपोर्टिव अथॉरिटी। सो कौन होता है सेक्शन 116 के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो सबसे पहले उन्होंने बताया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ओके, सीबीडीटी। देन अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि वो आता है एमओएफ के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट कौन सा आएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंस या रेवेन्यू, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर 2 बोर्ड आते हैं एज पर द सेंट्रल बोर्ड एक्ट 1963 के अंदर है, दैट इज़ 1 सीबीडीटी एंड सेकेंड इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसको हम सीबीआई से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड
कस्टम्स, ठीक है। ये दोनों बोर्ड हैं, दोनों के अंदर एक का हायरार्की सेम ही होता है, कमिश्नर देन इंस्पेक्टर तक जाता है, तो वो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स। अब इन एज सच प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये सब चीज़ें ज़्यादा काम में आती है, मैंने आपको पहले भी बताया, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसका वेटेज तो आता ही है एग्ज़ाम में ज़्यादा। ओके, तो सर इसका क्या मतलब होता है? सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर एंड कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर एंड डायरेक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है? तो डायरेक्टर इज़ जनरली एक इन्वेस्टिगेटिव, मतलब इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है एक इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। और कमिश्नर का काम क्या होता है? तो जो भी प्रोसीजर है लाइक मैनेजमेंट, उसको ठीक से देखना, ओके, वो सब कुछ किसका काम होता है? कमिश्नर का। जनरली डायरेक्टर का काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब अगर कहीं स्कैम हो रहा है किसके रिलेटेड, तो काफ़ी बड़े टैक्स रिविजन्स मिल रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर कोई काफ़ी बड़े टैक्स रिविजन मिल रहे हैं, तो वो काम किसका होता है? तो जनरली डायरेक्टर का होता है। कमिश्नर का काम इन्वेस्टिगेशन एस्पेक्ट के ऊपर नहीं होता है, उसका एक एस्पेक्ट होता है प्रोसीजरल एस्पेक्ट के ऊपर। तो आपको है ना कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। आपने रेड मूवी देखी है, वो अजय देवगन वाली, तो आप उसमें जाके देखना, तो जो अजय देवगन होता है ना, वो रेड करने से पहले किसके पास जाता है? आपने मूवी में देखा होगा, तो वो दिल्ली में एक डायरेक्टर जनरल था, उनके पास उनके ऑर्डर साइन करवाने जाता है, ठीक है। तो क्यों उनसे करवाने जाता है, कमिश्नर से क्यों नहीं करवाने जाता? क्योंकि डायरेक्टर जनरल के पास ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, इन्वेस्टिगेटिंग इनपुट्स होते हैं उनके, और काफ़ी सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे उनको पता चलता है कि किसी एसएससी ने काफ़ी टैक्स रिविजन्स किया है, तो वहाँ पे जाके हम सेक्शन 132 के अंदर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो देखिए आगे देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल था, यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब इससे नीचे का आ गया। और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और सीआईटी अपील्स एंड द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स। ये सीआईटी अपील्स को हम अपील वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और द एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर एडिशनल के बाद जॉइंट, ठीक है, जॉइंट डायरेक्टर के बाद सीधा डेप्यूटी डायरेक्टर और द असिस्टेंट डायरेक्टर एंड द डेप्यूटी कमिश्नर एंड द, ओके, इस तरह से उनका कुछ हायरार्की रहेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर एंड द टैक्स रिकवरी ऑफिसर एंड द इंस्पेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स, ये सारे इनकम टैक्स अथॉरिटी में आते हैं, ओके। तो सबसे ऊपर कौन आएगा? तो सबसे ऊपर इस तरह से हम हायरार्की देखें तो सबसे ऊपर कौन आएगा? तो सीबीडीटी, ठीक है। सीबीडीटी के अंदर में कौन आएगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, ओके। या तो हम सिर्फ कमिश्नर से बात करते हैं तो चीफ कमिश्नर, सॉरी, तो कौन आएगा यहाँ पे? तो चीफ कमिश्नर, इसको आप प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर भी बोल सकते हो। देन कमिश्नर, देन कौन आएगा? एडिशनल, देन जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। देन कौन आएगा? तो उसके बाद डीसी, मतलब एसीडीसी, ठीक है, वो लोग आएंगे, ओके। फिर कौन आएंगे? तो ऑफिसर्स, ऑफिसर्स आएंगे, ठीक है। देन टैक्स रिकवरी ऑफिसर एंड लास्ट में कौन आता है? इंस्पेक्टर, ओके। जनरली ये जो भी डीसी एसी से होता है तो उनका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है? तो आईआरएस के थ्रू ही होता है, कॉल्ड इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ओके। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है अभी के लिए। सेक्शन 116 आपको याद रखना है, बाकी सब कुछ तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद की नोट्स हैं, तो की नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, क्लियर। सो
ये मैंने जैसा आपको बताया कि कमिश्नर को आप प्रिंसिपल कमिश्नर भी बोल सकते हो, ठीक है। सो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन 4 से 5 मार्क का आता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता है इस चैप्टर को, तो आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, ओके। हमें इसके अंदर बेसिकली 3 सेक्शन अभी करने हैं, ओके। सो कौन से 3 सेक्शन हमें करने हैं, पहले उसका थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि कौन से सेक्शन अभी हम करने जा रहे हैं, तो ही आपको ये समझ में आएगा। पहला हम करने जा रहे हैं सेक्शन 131, सेक्शन 132, इसको हम बाद में करेंगे, एंड हम करने जा रहे हैं 133। 133 के अंदर भी है सेक्शन, 133 के अंदर 3 सेक्शन और हैं, ओके। वो जैसे आएगा तब हम इसको देखेंगे। सेक्शन 131 किसके में बारे में बात करता है, तो सेक्शन 131 बात करता है समन्स। समन्स मतलब क्या होता है कि जनरली होता है ना कि कोर्ट के अंदर आपको समन आता है तो आपको कोर्ट के अंदर हाजिर होना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही सेक्शन 131 के अंदर आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी से समन आ सकता है, ठीक है। तो आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने अपीयर होना पड़ेगा। तो क्यों अपीयर होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वो लोग आपसे क्या कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, ठीक है। तो वो आपको लेकर उनके सामने हाजिर होना पड़ेगा, ठीक है। सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ किया हो या नहीं किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सेक्शन 131 का समन आता है तो आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने अपीयर होना पड़ेगा। देन सेक्शन 132 आता है, वो आता है सर्च, ठीक है। तो सर्च मतलब अभी आपको पता है, अगर लेमन टर्म्स में समझे तो सर्च मतलब रेड, ठीक है। तो सर्च किस तरह से होता है वो आगे के चैप्टर में आएगा, तो वो हम आगे देखेंगे। इनिशियली हमें सेक्शन 131 एंड 133 कंप्लीट करना है, ओके। तो सेक्शन 132 का एक लेक्चर इसके बाद और आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सर्च किस तरह से होता है, क्या टाइमिंग होता है, किस तरह से, किसकी परमिशन लेनी है, क्यों होता है, उसके पीछे का कोई लॉजिक होता है, ठीक है। कि सीधा आप इनिशियली सर्च करोगे कि फिर उसके लिए आपको असेसिंग ऑफिसर को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले होंगे, उसके बेसिस पे सर्च होगा, ठीक है। तो वो आगे के सेशन में हम देखेंगे। एंड सेक्शन 133 तो इट इज़ रिलेटेड टू किसके बारे में बात करता है, तो सर्वे, ओके। तो समन क्यों आता है तो वो अभी हमें समझना है सेक्शन 131 के अंदर, ओके। सो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उसके अंदर सेक्शन 131 सब सेक्शन 1 पावर्स रिगार्डिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पावर दे के रखें और स्पेशल पावर है, लाइक जैसे कोर्ट के पास जैसे पावर होता है ना, वही पावर इस सेक्शन के अंदर भी दे के रखें, ओके। सो ध्यान से आप पढ़ना किन के पास ये पावर होते हैं। तो पावर टू समन द इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड DRP डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल रिफर्ड इन सेक्शन 144C, अब हमारा बाकी हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि DRP के पास भी ऐसे पावर होता है। एंड हैव द पावर्स वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 while dealing with the following matters: discovery and inspection, okay, enforcing the attendance of any person including any officer of the banking company and examining him on oath, ठीक है। ओथ दिलवाना है, ठीक है, उनसे बुलवाना है क्या आप जैसे होता है ना कोर्ट के अंदर गीता की कसम खा के बखाओ कि आप सच बोल रहे हो, सब कुछ बोलोगे वो सच बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होगा। कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट एंड इशूइंग कमीशंस, दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज इवन इफ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपके सामने कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होगी तो भी ये समन आपके नाम पे आ सकता है। इवन इफ नो प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू सच पर्सन और द क्लास ऑफ पर्सन इज पेंडिंग बिफोर हिम और एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। तो ये समन किसी को भी आ सकता है। किन किन लोगों को आ सकता है, तो एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर और द बैंकिंग कंपनी, मतलब जिस बैंकिंग कंपनी के साथ आपने कोई ट्रांजेक्शन किया था उसके अंदर भी वो लोग आपको समन दे सकते हैं, ठीक है।
जैसे आपने सुना होगा जो बड़े स्कैम्स होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे टैक्स इवेशंस होते हैं, तो वो टैक्स इवेशन को रिकवर करने के लिए जो रिकवरी टीम होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलते हैं उसको, जो सेक्शन 116 में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो अगर उनको लगता है कि इवन इफ देयर इज़ नो प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, और इवन इफ पेंडिंग भी है तो भी आप उसको बुला सकते हो। और सिर्फ उनको नहीं बुला सकते हो, उनके लिए जो भी कंसर्न असेसिंग ऑफिसर और जो बैंकिंग चैनल से जो जुड़ा हुआ था, जो भी ब्रांच मैनेजर होता है या फिर रीजनल मैनेजर होता है, उसको भी आप बुला सकते हो। ठीक है, वो उनके पास राइट रहता है। सेक्शन 131 सब सेक्शन 2, अभी ये सब सेक्शन 2 जो है ये इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेकर है। ओके, तो अभी आपको इसको करना क्या है, पेंडिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो अभी के लिए आपको ये पेंडिंग रखना है सेक्शन 90 एंड 90A के लिए, तो वो हम आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन 90 एंड 90A दो सेक्शन ऐसे हैं। ठीक है, थोड़े टाइम में हम इंटरनेशनल टैक्सेशन स्टार्ट करेंगे जैसे ही असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होगा। सेक्शन 131 सब सेक्शन 3, इम्पाउंडिंग ऑफ बुक्स, सॉरी ये वाला section 131 subsection 3 has been amended so as to empower the aforesaid authority as notified by the board to impound। impound का मतलब क्या होता है कि आप किसी और को अभी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दे सकते। ठीक है, वो उनके ऊपर क्या लगा देंगे, रिस्ट्रिक्शन। जैसे होता है ना कि अगर किसी के ऊपर केस चल रहा होता है तो वो इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता, तो ऐसा ही कुछ है कि एक उसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट किसी और को अभी नहीं दे सकते, वो आपको अपने पास ही रखना है। एंड रिटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर इट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। मतलब वो क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट उनके पास रख सकते हैं, या तो फिर ऐसा है कि नहीं रखना नहीं है, इम्पाउंड करना है, उसको आप इम्पाउंडिंग भी बोल सकते हो, तो वो कर सकते हैं। सिमिलर अमेंडमेंट हैव ऑल्सो बीन मेड इन सेक्शन 133। तो 131 सब सेक्शन 3 थोड़ा और नीचे अच्छे से समझाएं। इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड द DRP referred in section 144C, an income tax authority notified by CBDT under section 131 subsection 2। ठीक है, ये अभी हमारा बाकी है। 131 सबसेक्शन 2 के अंदर समन किसको लेकर आया था, सेक्शन 90 एंड 90A जो हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में देखेंगे। मे impound and retain it in its custody for such period as he thinks fit। तो उसमें देखो लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 131 सबसेक्शन 2 मे impound, जो हमने डिस्कस किया, retain it in its custody for such period as he thinks necessary any books of account or other document produced before it in any proceeding under the act। However, the assessing officer shall not impound any books of account or other document without recording his reasons for doing so, or retain in his custody any books of account or for a period exceeding 15 days exclusive of holidays without obtaining a prior approval of chief CIT or CIT, as the case may be amended by Finance Act 2011। तो सेक्शन 131 उसके अंदर हमने कितने सब सेक्शन किए, तो 3 सब सेक्शन किए, जिसके अंदर सब सेक्शन 2 अभी हमारा पेंडिंग रहेगा, सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 1 में क्या किया जाएगा, तो ऐसे तो दोनों के अंदर, ये दोनों सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, समन के लिए बुलाना है। ठीक है, और सब सेक्शन 3 के अंदर आपको क्या करना है, तो अगर आपको लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या करना है, इम्पाउंडिंग करना है, तो आप इम्पाउंडिंग कर सकते हो, या फिर उस बुक्स ऑफ अकाउंट के क्या ले सकते हो, कस्टडी ले सकते हो। बट ये करने से पहले आपको रीजंस क्या करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट की कस्टडी लेते हो, ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट अगर की कस्टडी लेते हो तो इन दैट केस यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल। ठीक है, 15 डेज का आपको कस्टडी मिलेगा, एक्सक्लूडिंग क्या होगा, हॉलीडेज। इसके अंदर भी आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, CCIT मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर CIT से आपको क्या लेना है, परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये पूरा एक चैप्टर जो 2-3 पेज हमने अभी जो डिस्कस किए वो इसके अंदर आ गया। ठीक है, सब सेक्शन 2 अभी हमारा बाकी है, वो हम सेक्शन 90 एंड 90A के अंदर देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा।
ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ओके उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्या लिखा हुआ है, कंडक्ट सर्वे। ठीक है, मतलब पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्या करना है आपको, कंडक्ट सर्वे। सेक्शन कौन सा है, 133। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में या तो 133 या फिर 132, ये सर्वे वाला हम पढ़ रहे हैं। 132 के अंदर आपको सर्च का असेसमेंट सिखाया जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 133 के अंदर क्या स्कोप है। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ओके, रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 133। तो क्या है, तो क्या पावर है उनके पास इंफॉर्मेशन मंगवाने के, तो असेसिंग ऑफिसर और द CIT अपील्स ओके मे रिक्वायर एनी फर्म to furnish a written of the name and address of the partners of the firm and their respective shares। मतलब ये information वो लोग डिमांड कर सकते हैं। Require any HUF to furnish the written of the names and address of the manager and the members of the family। Require any person whom he has a reason to believe to be a trustee, guardian or agent to furnish the written of the names of the person for whom he is a trustee or the guardian agent and their addresses। Require any associate to furnish the statement of the names and address of the all person to whom he is paid any previous year rent। ये important है, ठीक है। अगर आपने किसी व्यक्ति को रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, ब्रोकरेज और एन्युटी टुगेदर विद द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल सच पेमेंट्स, ठीक है। तो अगर उनको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ा पेमेंट है, ठीक है, जो आपने उनको किया हुआ है, बट उन्होंने सामने वाले ने जिसको आपने पेमेंट किया उसने अपने बुक्स में उस इनकम को कंसिडर नहीं किया है, तो वो आपसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपसे इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं कि आपने कितना पेमेंट उनको किया था। रिक्वायर्स एनी एसएससी टू फर्निश द स्टेटमेंट, वो हमने डिस्कस किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। रिक्वायर एनी डीलर, ब्रोकर और एजेंट और एनी पर्सन कंसर्न इन द मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक और द कमोडिटी एक्सचेंज to furnish the statement of the names and address of the all person to whom he or the exchange has paid any sum in connection with the transfer of asset on whose behalf or from whom he or the exchange has received any sum together with the particulars of such payment and receipts। तो स्टॉक एक्सचेंज से भी वो इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी और द एनी ऑफिसर thereof to furnish the information and furnish the statement of the accounts giving the information on the various matter which will be useful for the relevant to any inquiry or the proceeding under the act। This power can also be exercised by the chief CIT or the CIT under section 133। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, तो 133 के अंदर था क्या, आपने देखा, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। तो वो लोग क्या मांग रहे हैं आपसे, तो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। इन्फॉर्मेशन किससे मांग सकते हैं, तो किसी पार्टनर से मांग सकते हैं, HUF से मांग सकते हैं, ठीक है। देन किसी ट्रस्टी से आप क्या मांग सकते हो, इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। अगर आपने किसी को मतलब अगर आपने किसी को रेंट, इंटरेस्ट या कमीशन उन सब का कोई पेमेंट किया है, तो आप वो भी उनसे क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, ठीक है। सो ये पूरा एक लिस्ट है जो आपको याद रखना है, बट इसमें एक बोल्ड पार्ट नीचे दिया हुआ है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट द पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंक्वायरी इन केस वेयर नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग शैल नॉट बी एक्सरसाइज बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ द कमिश्नर विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ अ कमिश्नर, ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि प्रोवाइडेड दैट पावर इन रिस्पेक्ट टू ऑफ एन इंक्वायरी इन केस वेयर नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग शैल नॉट बी एक्सरसाइज बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है किसी एसएससी के सामने, तो आप उसके लिए सर्वे नहीं कर सकते हो सेक्शन 133 में। लेकिन अगर आप करना चाहो, ठीक है, तो फिर उस केस में मिनिमम रैंक ऑफिसर कौन होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है ना, मिनिमम रैंक ऑफिसर कौन होना चाहिए, कमिश्नर, ठीक है, विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। तो अगर कमिश्नर करना चाहे तो वो कर सकता है, या तो आपको अप्रूवल कमिश्नर से चाहिए होगा। तो अगर मान लो असिस्टेंट कमिश्नर ने विदाउट एनी प्रोसीडिंग्स उन्होंने सर्वे के लिए क्या कर दिया है, उन्होंने इंक्वायरी कर दी है, ठीक है, इंक्वायरी कर दी उन्होंने, तो
तो इन दैट केस किसी भी एसएससी को आप पूछ नहीं सकते हो, ठीक है, अनलेस अगर आपने कमिश्नर से परमिशन लिया होगा तो फिर उस केस में आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हो। उसमें लिखा हुआ है वर्ड्स इन बोल्ड हैव बीन एडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 1995। नाउ अभी ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। एज पर द फाइनेंस एक्ट 2017 द जॉइंट डायरेक्टर और द डेप्यूटी डायरेक्टर, ये डायरेक्टर वर्ड यूज़ किया है, कमिश्नर वर्ड यूज़ नहीं किया है, ध्यान से पढ़िएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज द पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंक्वायरी in case where no proceeding is pending even without the prior approval of the कमिश्नर। कमिश्नर की बात नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया तब मैंने क्या बताया, डायरेक्टर और कमिश्नर के बीच में रोल क्या रहता है। डायरेक्टर का काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना। किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना, तो किसी भी बड़े टैक्स इवेजन के अंदर उनका रोल रहता है, ठीक है। उनका एक स्पेशल टास्क फोर्स होता है, ठीक है, एक इन्वेस्टिगेशन सेल होता है, उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनपुट होता है, उस बेसिस पे वो लोग किसी की भी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है सेक्शन 133 में भी वही पावर है ना उनके पास। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप किसी को भी बुला सकते हो, ठीक है, याद रहेगा। सो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक है। तो अगर डायरेक्टर है, डेप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट या जॉइंट डायरेक्टर है, तो उसके लिए आपको कोई भी अप्रूवल कमिश्नर से नहीं चाहिए। बट अगर कोई कमिश्नर की बात करो तो मिनिमम रैंक ऑफिसर कमिश्नर ही ये पावर एग्जीक्यूट कर सकता है, अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो, ठीक है। सो आगे देखो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द पर्पज ऑफ एन अग्रीमेंट रिफर टू इन सेक्शन 90 और 90A, ठीक है। ये अगेन हमें पेंडिंग ही करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का है, ओके। सेक्शन 131 सब सेक्शन 2, तो इसको हम क्या करते हैं, पेंडिंग, ओके। नाउ अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 1995, तो व्यू ऑफ द कोड्स, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा, 1 2 3 पॉइंट है। पहले क्या होता था कि सेक्शन 133 के अंदर जो सर्वे होता था, ये थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ ताकि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 133 में होता क्या था कि जब भी सर्वे इनिशिएट होता है उससे पहले कोई प्रोसीडिंग एसएससी के सामने पेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो ही आप सर्वे के लिए क्या कर, मतलब उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, ठीक है। तो पावर टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपके सामने कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग होगी तो ही आपके पास पावर रहता है कि आप इंफॉर्मेशन के लिए बोल सकते हो किसी भी पर्सन को। सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी इस केस में आपके पास पावर कब आएगा, जब कोई प्रोसीडिंग एसएससी के सामने पेंडिंग होती है। तो मान लो कि अगर एसएससी के सामने कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो उससे। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये तो एक इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, इसमें तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होती है, फिर भी उन्होंने टैक्स का इवेजन तो किया ही होता है। कहीं ना कहीं से हमें इनपुट्स मिले होते हैं जिस बेसिस पे उन्होंने टैक्स का इवेजन किया है। मान लो कि किसी का असेसमेंट नहीं हुआ 147 के अंदर, हमने डिस्कस किया था इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि फिर उस केस में उन्होंने सारे टैक्सेस पे किए ही होंगे। आपके पास ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग इनपुट्स हैं, आपकी एक टास्क फोर्स है जो इन्वेस्टिगेशन करती है, टैक्स इवेजन सेल्स होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, उनसे आपको इनपुट मिला है कि ये व्यक्ति ने कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो क्या की है, छुपाई है। तो इन दैट केस उनके सामने प्रोसीडिंग पेंडिंग होगी तो ही हम कर सकते हैं। तो फिर उस केस में वो तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनके सामने प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होगी, फिर भी उनके पास काफ़ी सारा ऐसा पैसा होगा जो ब्लैक का होगा। तो इट इज़ अनफेयर एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने फिर ये सेक्शन इंसर्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होगी तो भी हम आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ऐसा पावर उनके पास है। इवन इफ नो प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एसएससी, तो भी उनके पास पावर है। हावेवर ये कौन सा रैंक ऑफिसर कर सकता है, तो मिनिमम रैंक उसका होना चाहिए कमिश्नर, ठीक है। और अगर कमिश्नर नहीं है तो यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर। हावेवर इन केस ऑफ द डायरेक्टर जनरल का कोई इनपुट है तो इन दैट केस जॉइंट डायरेक्टर और द एडिशनल और द डेप्यूटी डायरेक्टर is having a power, okay, to call the information from the any person even without the approval from the commissioner, okay। so ये आप याद रखना, ये केस स्टडी आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। केस स्टडी में पहले आपको ये समझाया होगा कि 133 में इनिशियली जब पहले था तो
इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग, सॉरी, अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग होती है तो ही आप उसे कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो, क्लियर। बट बाद में उन्होंने अमेंड किया और फिर आपको समझ में आ जाएगा, आप पढ़ोगे तब, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 133B। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, सेक्शन 133B। ओके, दोनों अलग अलग सेक्शन है, 133 एंड 133B। पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, 133 में और 133B में? 133 में देखोगे ना तो वहाँ पे था पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन के लिए उनको कॉल कर रहे हो, ठीक है, मतलब उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो। तो सर 133B में क्या है? तो 133B के अंदर आप देखोगे तो पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो अभी होगा क्या कि ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के सर कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली अभी कॉल कर रहा हूँ तो वो मेरे पास आएगा ना, ठीक है। आई एम, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी उनसे कुछ डिमांड कर रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बट यहाँ पे कलेक्ट करना है, तो कलेक्ट करने के लिए हमें किसकी प्रीमाइसिस पे जाना पड़ेगा? तो बट ऑब्वियसली एसएससी की प्रीमाइसिस पे जाना पड़ेगा। तो एन इनकम टैक्स अथॉरिटी मे फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल for or the relevant of the purpose of the act enter any building or place occupied by any person in respect of whom he exercises the jurisdiction at which a business or profession is carried on, whether such place is place be the principal place of business or the profession or not, require any proprietor or employees or any other person who may at the time and place be attending in any manner to or helping in and the carrying on the such business or the profession to furnish the prescribed information। मतलब वो क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रीमाइसिस में जा सकते हैं, लिखा है ना यहाँ पे, आप देखोगे यूजफुल, रेलेवेंट फॉर द पर्पस, एंटर एनी बिल्डिंग और प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom he exercise the jurisdiction at which the business or profession is carried on। तो जहाँ पे बिजनेस चल रहा है या तो फिर कोई और ऐसा प्लेस जहाँ पे उसका कोई जुरिडिक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे इनकम टैक्स लिखा है ना, क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी, इसलिए हमने 116 पहले किया। इनकम टैक्स अथॉरिटी उस प्रीमाइसिस के अंदर एंटर हो सकती है और वहाँ पे जो ओनर होता है, प्रोपराइटर होता है, एम्प्लॉई होता है, एजेंट होता है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पे हाजिर है या मौजूद है, उससे वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। और ये वो व्यक्ति जो वहाँ पे होगा उसको ये सुनिश्चित करना, मतलब उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा, मतलब उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्या, हेल्पिंग लिखा हुआ है ना, एनी मैनर और टू हेल्पिंग इन एनी द कैरिंग ऑन सच बिजनेस और प्रोफेशन टू फर्निश द प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन। तो क्या हेल्प करनी है? तो की नोट्स में देखो, द इनकम टैक्स अथॉरिटी मे एंटर एनी प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ओनली ड्यूरिंग द आवर्स एट विच सच प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो इट इज़ ऑब्वियस कि रात को 12 बजे जाके तो हम नहीं बोलेंगे ना कि हमने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो दे दो, ठीक है। आपको नॉर्मली जो बिजनेस आवर्स होते हैं उसमें ही आप जाओगे। द इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल ऑन नो अकाउंट रिमूव और कॉज टू बी रिमूव फ्रॉम द बिल्डिंग और प्लेस वेर इन ही हैज़ एंटर्ड एनी बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट और एनी कैश, स्टॉक और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। तो ये तो मेरे ख्याल से समझने वाली बात है कि आप किसके लिए गए हो, किसी की प्रीमाइसिस में आप एंटर किसके लिए हुए हो, टू सीज द बुक्स ऑफ अकाउंट और टू सीज द स्टॉक और टू टेक अवे द एनी बुक्स ऑफ अकाउंट और द स्टॉक और एनी टाइप ऑफ आर्टिकल और द मटेरियल फ्रॉम द प्रीमाइसिस ऑफ द एसएससी, whether you are enter into the building for the purpose of the seize of the stock or for the purpose of the collect of द इन्फॉर्मेशन। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। तो आपका ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए ना, आप थोड़ी ना बुक्स ऑफ अकाउंट सीज करके लेके जा सकते हो। तो वही लिखा हुआ है कि आप, द इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल ऑन नो अकाउंट रिमूव और कॉज टू बी रिमूव फ्रॉम द बिल्डिंग और प्लेस वेर इन ही हैज़ एंटर्ड एनी बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कैश, स्टॉक और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। नंबर 3, income tax authority means an assessing officer and includes an inspector of income tax who has been so authorized by the assessing officer।
तो इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे समझाया कि इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर होगा, और अगर असेसिंग ऑफिसर नहीं जा सकता है तो उस केस में वो लोग किसी इंस्पेक्टर को वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपको 133 एंड 133B का डिफरेंस समझना पड़ेगा। 133 एंड 133B। 133 यहाँ पे क्या था, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, एंड 133B में क्या था, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 133C। ठीक है, 133C देखते हैं, देन 133A सर्वे का है। ओके, तो 133C पहले कंप्लीट करते हैं, देन 133A में जाते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही सेक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वाला हम सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 133C, टू पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन बाय प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी। अभी ये क्वेश्चन भी मतलब ये सेक्शन भी सेक्शन 133B जैसा ही है। ओके, यहाँ पे पावर टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन बाय प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन मैटर को वो लोग अगर डील कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो इन दैट केस अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो भी क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन क्या मांग सकते हैं, असेसी से मांग सकते हैं। ठीक है, तो वो सिमिलर आपको इसके जैसा ही मिलेगा। सेक्शन 133 के अंदर भी था पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, तो उसके अंदर पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन किसके पास था, तो हमने देखा था असेसिंग ऑफिसर, एंड किसके पास है, CIT अपील्स के पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे सेक्शन 133C के अंदर जो भी ये राइट है वो किसको दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन बाय द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी। मतलब अगर असेसिंग ऑफिसर नहीं है या CIT अपील्स नहीं है, बट दो यू आर इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड यू आर डीलिंग इन द डिफरेंट मैटर। ठीक है, और अगर आप कोई अलग मैटर के अंदर डील कर रहे हो और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कोई इन्फॉर्मेशन अगर मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तो ये आपको करना है होमवर्क। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 133A जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसी में से एक क्वेश्चन आएगा। क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ सर्वे। तो अभी तक जो हम देख रहे थे सेक्शन 133 देखा हमने, 133B देखा, ठीक है, देन 133C देखा। ओके, उसके अंदर था क्या, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन या तो मंगवानी थी या तो फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। जैसे पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन एंड पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, सॉरी, एंड पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और कहीं इन्फॉर्मेशन असेसी से मंगवानी है, या तो फिर किसी भी बैंकिंग ऑफिसर से, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके ऊपर आपको डाउट नहीं है, बट वो आपको एक कोर एविडेंस दे सकता है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर इतने ट्रांजेक्शन हुए थे, इन्होंने मुझे इतना पेमेंट किया था। तो अगर कोई ऐसा इनकम टैक्स अथॉरिटी को या असेसिंग ऑफिसर को डाउट लगता है तो फिर वो किसी थर्ड पार्टी से भी क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। असेसमेंट नहीं हो रहा है, आप समझना बात को, असेसमेंट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ क्या है, मंगवा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मंगवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। सो अभी सर्वे, तो पावर ऑफ सर्वे, तो सर्वे के अंदर क्या होगा, और थोड़ा एक डिफरेंस है जो हमें समझना पड़ेगा इसके अंदर। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, सबसेक्शन 1 जो देके रखा है उसमें लिखा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एन इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर any building or any place occupied by any person in respect of whom he exercises jurisdiction। ठीक है, फिर ये ना, ये इस तरह से लाइन किया हुआ है, मतलब ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो सर ये क्यों कैंसिल किया होगा, इसका कोई रीज़न होगा, तो वो मैं बताता हूँ कि क्या रीज़न है। पहले वो जो कैंसिल किया हुआ जो पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं। तो आप ध्यान से पढ़ना, एट विच अ बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन एंड रिक्वायर एनी प्रोपराइटर, employee of any other person who may at the time and place be attending in any manner to helping and carrying on such business or profession। ठीक है, मतलब आप अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप सर्वे उसी जगह पे कर सकते थे जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट होती है। ठीक है,
तो बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट होती है तो ही आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि पिछले 2-3 सालों के अंदर काफ़ी सारे ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। और अगर मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में कहूँ तो काफ़ी सारे ऐसे जो होते हैं ना, वो बाबा वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे पैसे दबा के रखे होते हैं। और वो लोग पैसे दबा के क्यों रखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो आपको पता होगा 2017 या 2018, 2017 में शायद, वो जो बाबा राम रहीम था, ठीक है, बाबा राम रहीम, देन 2-3 साधु और थे, तो उनका बाद में जब वो पूरा एक्सपोज हुआ, ठीक है, तो जब इनकम टैक्स अथॉरिटी जब उनके प्रीमाइसिस पे सर्वे करने गई, तो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो बिजनेस प्लेस थोड़ी ना हुआ, वो तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हुआ ना। और आपको पता है सेक्शन 11 एंड 12 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बिजनेस नहीं करती है। और सेक्शन 133A में तो क्या लिखा है कि आप सर्वे कहाँ कर सकते हो? ओनली बिजनेस प्रीमाइसिस पे, ठीक है। तो बाद में उनको 2017 में रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे हमारी गलती हो रही है। आप सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसिस पे सर्वे नहीं कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में भी जाके आप सर्वे कर सकते हो। दैट इज़ द रीज़न वाई कि ये पूरा जो लाइनिंग वाला पार्ट है जो कैंसिल किया है, उसको उन्होंने रिप्लेस किया, और रिप्लेस मतलब अमेंड किया, और नया जो प्रोविज़न है वो क्या है, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ, बोल्ड में लिखा हुआ है, एट विच अ बिजनेस और प्रोफेशन or an activity for charitable purpose is carried on, whether such place be the principal place or not of such business or profession or of such activity for charitable purpose, लिख दिया, and require any proprietor, trustee, employee or any other person who may at the time and place be attending in any manner to or helping in the carrying on of such business or profession or such activity for which purpose, चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पस लिखा है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी रिलीजियस ट्रस्ट के यहाँ पे जाके सर्वे करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते, वो नीचे आगे आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वे करने के लिए प्लेस कौन सा होना चाहिए। सिर्फ बिजनेस प्लेस होगा कि चैरिटेबल प्लेस भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, और एट एनी अदर प्लेस एज वेल एज चैरिटेबल प्लेस भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करना चाहती है, सर्वे करना चाहती है, तो अभी सर्वे के लिए उन्होंने जुरिडिक्शन बता दिया कि सर्वे कहाँ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आगे, टू अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट एज ही मे रिक्वायर एंड विच मे बी अवेलेबल एट सच प्लेस, ओके। तो जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, अदर डॉक्यूमेंट है, वो उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, आपको हेल्प करनी पड़ेगी, किसकी? जो सर्वे करने के लिए आया है उसकी। To afford him the necessary facility to check or verify the cash, stock or other valuable article or thing which may be found therein, okay. To furnish such information as he may inquire or require as to any matter which may be useful for or relevant to any proceeding under the act। मतलब अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी वो मांग सकता है। तो पहला क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट, वो स्टॉक वगैरह भी इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, वो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिया। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, अ प्लेस वेयर अ बिजनेस और प्रोफेशन और एक्टिविटी फॉर चैरिटेबल पर्पज इज कैरिड ऑन शैल ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर प्लेस, शैल ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर प्लेस। पहले क्या था, सिर्फ बिजनेस प्लेस, अभी सिर्फ क्या है, अभी तो उन्होंने कवरेज बढ़ा दिया, बिजनेस प्लेस, एनी अदर प्लेस, चैरिटेबल प्लेस। उसके अलावा भी अगर कोई उनको लगता है कि मान लो बिजनेस प्लेस पे वो व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर सर्वे करना था, या तो उस बिजनेस की पूरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है या सब कुछ है वो प्रोपराइटर के घर पे पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ पे भी जाके क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। वेदर एनी बिजनेस और प्रोफेशन और एक्टिविटी फॉर चैरिटेबल पर्पज इज कैरिड ऑन देयरिन और नॉट, इन विच देयरिन और नॉट लिखा हुआ है ना, मतलब कहीं और भी आप कर सकते हो। In which the person carrying on a business or profession or activity for charitable purpose state that any of his books of account or other document or any part of his cash, stock or other valuable article or thing relating to his business or profession or activity for charitable purpose are or is kept, amended by Finance Act 2017। वो मैंने आपको बता दिया, वो उसकी वजह से ही हुआ था, वो जो हरियाणा में था ना, सच्चा सौदा, आई थिंक सो, सच्चा सौदा डेरा ऐसा ही कुछ नाम था। तो जब वो लोग सर्वे करने के लिए गए
सर्वे करने के लिए गए तो उनका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव था उन्होंने ये सेक्शन का थोड़ा यूज़ किया और उन्होंने बताया सेक्शन 133A में आप सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसिस पे क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो। और ये जो बिजनेस प्रीमाइसिस जो होता है मतलब जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट होती है। बाद में गवर्नमेंट को पता चला कि ये हमारी गलती है तो उन्होंने अमेंड किया और बिजनेस प्रीमाइसिस, एनी अदर प्रीमाइसिस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे भी आप क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो whether the charitable activity on such particular premises is carried on or not। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है 133A के अंदर एंड 133B के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आप थोड़ा सा इसको समझ पाओ और आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 133B के अंदर पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो अभी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करने के लिए कौन सी प्रीमाइसिस पे जाओगे? सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसिस वहाँ पे लिखा है। 133B में आप अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसिस पे जाके ही क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और वो भी ड्यूरिंग दी ऑफिस आवर्स, ओके। बट 133A के अंदर अगर आपको सर्वे करना है, ओके, तो सर्वे अगर करना है तो फिर उस केस में आप किसी भी प्रीमाइसिस में एंटर हो सकते हो, चैरिटेबल हो, बिजनेस हो या अदर प्लेस हो, आप वहाँ पे जाके सर्वे कर सकते हो, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वे इज बीइंग सर्व्ड। एंड पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो जो लोग ऐसा पैसा छुपाते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मैनिपुलेशंस करते हैं, उनका बुक्स ऑफ अकाउंट जनरली दुकान पे या शोरूम पे नहीं होता है, वो कहीं और रखते हैं। तो अगर आप सर्वे करने तो दुकान पे जाओगे तो वहाँ जाके तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इस केस में तो 133A ऐसे बोल सकते हैं ना कि यूजलेस हो जाएगा, ओके। इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में सोचा और बोला कि हमें थोड़ा इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एरिया बढ़ा दिया, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सब सेक्शन 2, ठीक है। एन इनकम टैक्स अथॉरिटी मे एंटर any place of business or profession referred to above only during the office hours at which such place is open for conduct of business or profession, and in case of any other place only after sunrise and before sunset, okay। तो sunrise होने के बाद एंड सनसेट होने से पहले आपको सर्वे करना है, ठीक है। तो समझ गए अभी आप लोग, मतलब कब सर्वे करना है? सूरज उग जाए बाद और सूरज चला जाए उससे पहले आपको सर्वे करना है, ठीक है। बट वो भी ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। सब सेक्शन 2A मतलब सेक्शन, ध्यान से समझना, सेक्शन 133A सब सेक्शन 2A। अभी सर्वे स्पेसिफिकली TDS एंड TCS के लिए भी हो सकता है, ये चैप्टर अभी भी हमारा बाकी है। सर्वे किसके लिए हो सकता है? TDS के लिए भी हो सकता है, TCS के लिए भी हो सकता है। तो अगर TDS एंड TCS के लिए अगर सर्वे होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या देख सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मांग सकते हो, किससे? असेसी से, और कुछ नहीं मांग सकते, मतलब ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अगर आपको स्टॉक करना है तो स्टॉक कैसे कर सकते हो? क्योंकि TDS के अंदर स्टॉक का तो कहीं होता ही नहीं है। TDS मतलब तो क्या होता है कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आपको टैक्स क्या करना है? डिडक्ट करना है। तो अगर मान लो कि आपने जो भी टैक्स डिडक्ट किए होंगे उसका रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा? तो वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट में मिलेगा ना, ठीक है। तो वो लोग सिर्फ क्या सर्वे के अंदर मतलब क्या देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ आपका बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, ठीक है। बट अगर कोई अदर केस होता है, अदर केस मतलब जो अभी हम देख रहे हैं, तो अदर केस हुआ तो वो लोग सर्वे के अंदर क्या क्या देख सकते हैं? तो बुक्स, देन स्टॉक, देन इंफॉर्मेशन, जो भी उनको लिए हेल्पफुल होती है वो सब कुछ वो लोग क्या करेंगे? देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे सेक्शन 133A सब सेक्शन 2A के अंदर मैंने स्पेसिफिक आपको रिमार्क दे दिया। ये जो अदर केस था वो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये ऊपर जो था वो था सेक्शन 133A सब सेक्शन 1, ओके, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1, an income tax authority acting under this section or under this subsection may for the purpose of verifying that tax has been deducted मतलब TDS or collected at source in accordance with the provisions of this act
enter after sunrise, before sunset, any office or any other place where business or profession is carried on within the limits of the area assigned to him, or any place in respect of which he is authorized for the purpose of this section by such income tax authority who is assigned the area within the such place is situated. मतलब ये पूरा का पूरा ऑफिस एंगल से हो गया, ये सब कुछ एग्जाम में नहीं आता कि असेसिंग ऑफिसर उस जुरिडिक्शन का नहीं था तो उसने कैसे सर्वे किया, तो वो तो जुरिडिक्शन जिसका होगा वही जाके सर्वे करेगा, या तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जाके सर्वे करेगी, या तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने जिसको ऑथराइज किया है सर्वे के लिए, तो वो पूरा एक ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर होता है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्चुअली समझना है कि सर्वे के अंदर जो सर्वे करने के लिए जो व्यक्ति आया है उसके पास क्या राइट्स हैं और उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो उनको परफॉर्म करनी है। जनरली इनकम टैक्स में उसके जो राइट्स हैं उसका जो भी एक्सेस होता है उसी को देखा जाता है। Where books of account or documents are kept and require the deductor or collector or any other person who may at that time place be attending in any manner to such work, to afford him the necessary facility in respect of such books of account or other document as he may inquire or require, which may be available at such place, and to furnish such information as he may require in relation to such matter. Okay, तो ये आपको याद रखना है सबसेक्शन 2A। सो किसके रिलेटेड था हमने देख लिया। सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। An income tax authority acting under this section may, if he so deems necessary, place marks the identification on books of account or other document inspected by him and make or cause to made extracts or the copies therefrom. मतलब अगर वो चाहते हैं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या कर रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे, आपको 2-3 जगह पे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमें करना पड़ेगा, तो आप उस जगह पे प्लेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, और अगर आपको उसके अंदर से कॉपीज एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो भी आप लेके जा सकते हो। नंबर 1 नेक्स्ट impound and retain in his custody for such period as he thinks fit any books of account or the other document inspected by him, ठीक है, provided that such income tax authority shall not impound any books of account or the other document except after recording his reasons for so doing। मतलब अगर ये करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो रीज़न होना ज़रूरी है। ठीक है, और आगे एक सेक्शन में देखा था हमने आपके पास कितने दिन तक कस्टडी रह सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट की, 15 डेज तक कस्टडी रह सकती है एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज, बट उसके लिए भी आपको चीफ कमिश्नर से अप्रूवल लेना पड़ेगा या फिर कमिश्नर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, इनपाउंडिंग का मैंने मतलब बताया था। इनपाउंड का मतलब क्या होता है कि आप किसी और को ये बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दे सकते, आप एसएससी को बोल के जाओगे या तो जिस जगह पे सर्वे हुआ है उसको बोल के जाओगे कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपको किसी और को देने नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, मेक एन इन्वेंटरी ऑफ एनी कैश स्टॉक और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग चेक और वेरीफाइड बाय हिम, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। स्टेटमेंट मतलब वो जो बोलेगा ना, वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा ना, उसका आपको क्या करना है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मतलब वो एक पंचनामा हो जाएगा उनके नाम पे, ऑफ एनी पर्सन विच मे बी यूजफुल फॉर रेलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी ध्यान से पढ़ना, ये जो है वो 133(2)(a) के साथ रिलेट होगा। प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन अंडर क्लॉज 1A और क्लॉज 2 शैल बी टेकन बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 2A। मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये TDS का सर्वे होगा ना, TDS एंड TCS का सर्वे होगा, तो जो पर्टिकुलर इनकम टैक्स अथॉरिटी होगी उसके पास इन दोनों सेक्शन का कोई राइट होगा, मतलब ये दोनों क्लॉजेस का कोई राइट नहीं रहेगा। तो क्या लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो, इनपाउंड एंड रिटेन हिज कस्टडी सच पीरियड फिट एनी बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टेड बाय हिम। और क्लॉज 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो क्लॉज 2 के अंदर आप देखोगे तो मेक एन इन्वेंटरी, क्योंकि TDS के सर्वे में इन्वेंटरी का क्या लेना देना है, इन्वेंटरी तो किसी काम की होती ही नहीं है। TDS के अंदर तो आपको एक्सक्लूसिवली क्या देखना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस लेना होता है। तो सर यहाँ पे 1A के अंदर तो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, पर बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस लेना सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर रहे हो, ये 1A जो है वहाँ पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी कस्टडी में ले रहे हो। तो अगर TDS TCS का सर्वे हुआ होगा तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी कस्टडी में नहीं ले सकते। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम की चीज़ है, आप लोग याद रखना। सब सेक्शन 4 में हम लोग आ चुके हैं। सब सेक्शन 4, an income tax authority acting under this section shall on no account remove or cause to be removed from the place wherein he has entered any books of account, other document or any cash or stock or other valuable article or thing। मतलब ये जो लिखा हुआ है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं लेके जा सकते हो, ये सब कुछ है, ठीक है, वो तो ठीक था, एक लेवल तक ठीक था, बट अभी उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट लेके जा सकते हो। एक्सट्रैक्ट मतलब उसकी कुछ कॉपीज वगैरह आपको चाहिए तो वो लेके जा सकते हो। तो वर्ड्स इन स्ट्राइक थ्रू डिलीटेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2002, तो ये निकल चुका है, तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं लेके जा सकते हो, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में से जो प्लेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने किए होंगे उसमें से आप कुछ एक्सट्रैक्ट लेके जा सकते हो। उसके बाद where having regard to the nature and the scale of expenditure incurred by an assessee in connection with any function, ceremony or event, the income tax authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may at any time after such function, ध्यान से पढ़ना, after such function, ceremony or event, require the assessee by whom such expenditure has been incurred or any person who in the opinion of the income tax authority is likely to possess the information as respect the expenditure incurred, to furnish such information as he may require as to any matter which may be useful for or relevant to any proceeding under the act, may have the statements of the assessee or any other person recorded, any statement so recorded may thereafter be used in evidence in any proceeding under this act। मतलब क्या हुआ, किसी ने शादी के अंदर 50-60 करोड़ का खर्चा कर दिया, या फिर कोई ऐसा इवेंट था जिसके अंदर 50 से 60 करोड़ का खर्चा कर दिया, या फिर कोई रिलीजियस गैदरिंग रखी थी जहाँ पे पूरा स्पॉन्सरशिप आपने दिया था, तो ये जो सारी इवेंट हुई थी उसके अंदर तकरीबन 50-60 करोड़ का आपने खर्चा कर दिया। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को डाउट लगा कि ये पैसा ये लाया कहाँ से, तो पैसा लाया कहाँ से वो पूछने के लिए वो उस व्यक्ति से बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मांग सकते हैं। ओके तो सब सेक्शन 5 के अंदर ये लिखा हुआ है। और अगर मान लो उससे नहीं पूछता है तो उस व्यक्ति से पूछ सकता है जिसके पास उसके रिकॉर्ड क्या रहते हैं, अवेलेबल होते हैं, और साथ साथ उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट किसका, जिसने ये एक्सपेंडिचर किया होगा तो उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है ताकि वो फ्यूचर के अंदर यूज हो एज ए एविडेंस। ओके वही लिखा हुआ है सब सेक्शन 5 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, if a person under this section is required to afford the facility to income tax authority to inspect the books of account or other document, or to check or verify any cash, stock or other valuable article or thing, or to furnish any information or to have his statement recorded, either refuses or evades to do so, the income tax authority shall have all the powers under subsection 1 of section 131 for enforcing the compliance with the requirement made, non-compliance with the summon under subsection 1 of section 131 result in authorized search। ये important line लिखी हुई है, मतलब क्या होगा, मान लो सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 के अंदर आपके नाम पे क्या आया, समन आया, मतलब बुलावा आया, उन्होंने आपको बुलाया पर उनका बुलाना आपको पसंद नहीं आया तो आप गए ही नहीं। तो अगर 131 में अगर आप समन के लिए नहीं जाओगे ना तो इट मे रिजल्ट इनटू दिस सर्च, मतलब वो सर्च के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको डील किया जाएगा अंडर सेक्शन 132। एक मिनट, इनपुट आई ना नहीं, तो हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे सब सेक्शन 6 वाला जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था। ओके सो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया आप अपने अकॉर्डिंगली उसको पढ़ लो, वहाँ पे लिखा हुआ है इफ पर्सन, मैं वापस पढ़ लेता हूँ, इफ अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू अफोर्ड फैसिलिटी टू इनकम टैक्स अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट
or to check, verify any cash, stock or other valuable article or thing, to furnish any information, to have its statement recorded, either refuses, मतलब वो refuse करता है, and evades to do so, the income tax authority shall have all the powers under subsection 1 of section 131 for enforcing the compliance with the requirement made. Non-compliance of 131 will result into the section 132. तो मान लो कि 131 सबसेक्शन 1 में समन है आपके नाम पे, और अगर आप नहीं पेश होते हो इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने, मतलब यू आर नॉट अपीयरिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी and you are ignoring the procedures which is invoked by the income tax authority, then it will result into the section 132, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और नेक्स्ट लेक्चर में आएगा. तो 132 में वो क्या होगा, रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट 132 होगा तो फिर सर्च होगा अभी, ठीक है. क्यों? क्योंकि आप इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो. तो अगर वो लोग आप मतलब आप उनसे मिलने नहीं जाओगे तो वो लोग आपसे मिलने आ जाएंगे, ठीक है, घर पे. सो ध्यान रखना. सब सेक्शन 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट था. अगर आप रिफ्यूज़ करते हो ये सब कुछ करने से, तो अगर सर्वे के अंदर अगर आपने ये रिफ्यूज़ किया है, आपके यहाँ पे सर्वे हो रहा है, you are trying to evade the stock and you are trying to manipulate the books of account, okay, and if अगर उनको लगता है कि नहीं एसएससी कोऑपरेट कर रहा है तो फिर समन के लिए बुलाओ, समन के अंदर भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बनता है 132 वाला, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सर्च. तो वो जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ओके, तो वो हम उस टाइम पे देखेंगे कि सर्च क्यों होता है, कैसे होता है, सर्च के अंदर जब मतलब सर्च कौन कर सकता है, कौन सा ऑफिसर कर सकता है, क्या जुरिडिक्शन होगा उसका, वो सब कुछ आएगा, ठीक है. और बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल ही है, ठीक है. सर्वे वाला जो पार्ट हमने देखा वो एक्सप्लेनेशन वो आप लोग देख लेना. तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ओके. ये होमवर्क दिया आपको. एनालिसिस ये भी आपको होमवर्क करना है. नेक्स्ट, उसके बाद एनालिसिस ऑफ द अमेंडमेंट. तो ये भी आपको होमवर्क करना है. क्या एनालिसिस है, अमेंडमेंट क्यों हुआ था, तो एक्सटेंशन किया ना, लिखा हुआ एक्सटेंशन ऑफ द पावर टू सर्वे, ओके. मैंने आपको बताया था कि क्या आप रिलीजियस प्लेस पे कोई सर्वे कर सकते हो, तो रिलीजियस प्लेस पे कोई सर्वे नहीं हो सकता है. तो वो जब एनालिसिस आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप उसके अंदर समझ में आ जाएगा कि रिलीजियस प्लेस पे कोई सर्वे नहीं हो सकता, ठीक है. सो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. पहले हम ये जो वीडियो लेक्चर हमने देखा अभी तक, ठीक है, आई नो इट इज़ बिट ऑफ बोरिंग फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स. कुछ लोगों के लिए बोरिंग रहेगा कि सर इतना डिटेल में क्यों जा रहा है या फिर इतना क्यों हो रहा है. तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है. पहली बात तो यही है, मैं तो डिटेल में ही जाऊँगा और आपको भी उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा. हम ऐसा नहीं है कि एक चार्ट बना लिया और फिर पढ़ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा. पहले हमें पूरा समझना है, फिर उसमें से खुद चार्ट बनाना है, ठीक है. नहीं तो फिर भी क्या होगा, सिर्फ चार्ट पढ़ोगे इनकम टैक्स में तो फिर वो नॉलेज उतना ही रहेगा आपका, ठीक है. सो आपको करना तो सब कुछ पूरा ही है, चाहे एग्ज़ाम में आए या ना आए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है. तो हमें यही ध्यान रखना है. हाँ, एंड ऑफ द डे हमारा ये टारगेट रहेगा कि जो चैप्टर में से ज़्यादा वेटेज होता है वो हम टारगेट करेंगे. बट टिल द टाइम हमें यही करना है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है उस तरह से करना है. कौन से सेक्शन हमने देखे इस सेक्शन मतलब ये लेक्चर के अंदर, सॉरी. पहले हमने देखा सेक्शन 131 सब सेक्शन 1, ठीक है. फिर सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3. इसके अंदर 3 सब सेक्शन हमने देखे थे. इसका मेन टाइटल क्या था, तो इसका टाइटल था कि आप समन्स के लिए बुला सकते हो, ठीक है. यहाँ पे सब सेक्शन 2 के अंदर 90 एंड 90A के बारे में था, ओके, वो मैंने आपको बता दिया था. फिर हमने देखा सेक्शन 133, 133A, 133B एंड 133C. ये मैंने सीक्वेंस में लिख दिया. 133A
तो क्या था, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब आप इंफॉर्मेशन के लिए बोल सकते हो किसी एसएससी से। कौन करेगा, तो वो ये सब कुछ करेगा कौन, तो ये सब कुछ कौन करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर सेक्शन 116, या तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया होगा तो वो करेगा। फिर 133A हमने देखा, दैट इज पावर ऑफ सर्वे। ठीक है, अभी पावर ऑफ सर्वे के अंदर 133A सबसेक्शन 1 आपको याद रखना है, एंड 133A सबसेक्शन 2A, ये किसका सर्वे था, TDS एंड TCS का सर्वे था। मैंने आपको बता दिया कि TDS एंड TCS का सर्वे होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट आप एक्सेस ले सकते हो, बट बुक्स ऑफ अकाउंट की कस्टडी नहीं ले सकते हो, ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। देन 133B जो था, तो 133B तो दैट इज पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कॉल एंड कलेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, एंड आप कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक डिफरेंस बताया था कि इंफॉर्मेशन आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसिस से। ओके, तो बिजनेस प्रीमाइसिस से ही आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बट अगर आपको सर्वे करना है तो सर्वे सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसिस पे होगा कि एनी अदर प्रीमाइसिस पे भी हो सकता है, तो वो तो एनी अदर प्रीमाइसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, एंड 133C जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन बाय प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी। सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो उसके अंदर एन असेसिंग ऑफिसर एंटर्ड a hotel run by a person in respect of whom he exercised jurisdiction at 8 p.m. for the purpose of collecting information which may be useful for the purpose of the act। तो अभी आप समझने का ट्राई करो कि वो लोग किस पर्पस के लिए प्रीमाइज में एंटर हुए, तो वो लोग किस पर्पस के लिए हुए, तो सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा, 133B। तो हमने देखा था पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन which may be useful for the purpose of the act। The hotel is kept open for the business every day between 9 AM to 9 PM, मतलब सुबह 9 से रात को 9 बजे तक होटल चालू रहता है। द होटेलियर क्लेम्स दैट द असेसिंग ऑफिसर कुड नॉट एंटर द होटल आफ्टर सनसेट। तो वो तो 133A में था ना, सर्वे में था वैसा। 133B पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन में कहीं नहीं था, उसमें तो ऐसा लिखा था कि आप किसी भी बिजनेस आवर्स के अंदर जा सकते हो। द असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू टेक अवे विद हिम द बुक्स ऑफ अकाउंट केप्ट एट द होटल, ये गलत बात है। ठीक है, 133B के अंदर कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर नहीं था कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट लेके जाओगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ना ही कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपको लेके जाने। ओके, और कहीं पे भी आप 133A में भी देखोगे तो कहीं पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट सीज नहीं होता है। 133A के अंदर भी अथॉरिटी के पास इतना ही पावर है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सट्रैक्ट लेके जा सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा लेके नहीं जा सकते। Examine the validity of the claim made by the hotelier and propose action of the assessing officer with reference to the provision of section 133B। तो इसने जो कहा होटेलियर ने, ठीक है, तो वो तो रॉन्ग है ना। 133B के अंदर वो कभी भी एट एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स वो कभी भी क्या कर सकता है, एंटर हो सकता है। ओके, बट क्या ये जो असेसिंग ऑफिसर ने किया वो सही था, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, नो। क्यों, क्योंकि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट आप टेक अवे नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टू एंड एज टू द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी or of others। The assessing officer issued the notice under section 133 power to call for information to 4 बैंकों को requiring the particular relating to the customer in specific format duly verified in a prescribed manner।
One of the banks refused to part with the information on the ground that the letter did not specify the about any proceedings pending against the said customer under the Income Tax Act. तो आपको याद होगा कि चाहे प्रोसीडिंग पेंडिंग हो या ना हो, सेक्शन 133 के अंदर पर्टिकुलर इनकम टैक्स अथॉरिटी या असेसिंग ऑफिसर या CIT अपील्स के पास ये पावर होता है कि वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग ना हो तो यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम CIT. तो अगर नो प्रोसीडिंग है, नो प्रोसीडिंग मतलब किसी भी टाइप, नो प्रोसीडिंग पेंडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है असेसी के सामने और द सेड कस्टमर जो बैंक वाला बोल रहा है, तो इन दैट केस यू हैव टू टेक अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम किससे लेना पड़ेगा, तो CCIT से, और आपको CIT से अप्रूवल लेना पड़ेगा. ये हमने डिस्कस किया था, आपको आंसर में मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो इस केस में क्या करेक्टनेस है असेसिंग ऑफिसर ने जो इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा कहीं लिखा है कि असेसिंग ऑफिसर ने परमिशन नहीं ली थी, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर. तो आपको यही मान के चलना है कि असेसिंग ऑफिसर ने परमिशन ले लिया होगा, किससे, कमिश्नर से. ठीक है, ऐसा आपको प्रिजम्पशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो आपको जब आंसर आएगा तो आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी, आगे के चैप्टर के लिए भी काम का है. Director General of Income Tax, after getting the information that Mr. X is in the possession of the unaccounted cash of rupees 50 lakh, 50 लाख रुपीस का unaccounted cash है, मतलब ब्लैक का पैसा है, issue the order by invoking the powers vested by in him as per the section 131 subsection 1. 131 subsection 1 याद करो, power to call as a summon. ठीक है, आप उसको पेश करने के लिए बोलोगे. ठीक है, उस व्यक्ति को हाजिर होना पड़ेगा, उसके नाम पे समन जाएगा. Of the Income Tax Act 1961 for its seizure. Is the order of seizure cash issued by the Director General of Income Tax is correct? अरे यार 131 जब हमने देखा था तो उसमें कहीं सीजर की तो बात ही नहीं थी. सीज तो तब होगा ना जब आप उसको बुलाओगे, और अगर आपको लग रहा है कि ये गलत बोल रहा है, या तो फिर वो जो होता है ना, मैंने बताया था 131 में भी ओथ लेनी होती है. जो व्यक्ति आया होता है समन के अंदर, मतलब जो व्यक्ति जिसके ऊपर कुछ प्रपोज चार्ज है, अगर वो वहाँ पे आके कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देता है टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, तो इन दैट केस इट विल रिजल्ट इन टू द 132. तो सीजर, सर्च, कॉन्फिस्केशन तो नहीं है, सर्च एंड सीजर का जो भी पावर है ना, वो सेक्शन 132 के अंदर ही है. तो डायरेक्टर जनरल सीधा थोड़ी ना बोल सकता है कि पैसा सीज कर लो. 131 में सीजर की तो कोई बात है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो आप उसको बुला सकते हो, पावर टू कॉल एज अ समन. ठीक है, उतना, दैट्स इट. इज द ऑर्डर ऑफ सीजर कैश, तो आंसर यहाँ पे आएगा नो. इफ नॉट, डज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, मतलब उसके क्या पास क्या कोई और रेमेडी है क्या, वो किसी और तरीके से मूव हो सकता है डायरेक्टर जनरल. तो इफ नॉट, डज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स हैव एनी अदर, ये एनी है, any other power to seize such cash? yes. सेक्शन 132 में जाओ, कंसर्न ऑफिसर को बोलो कि जाके सर्च करो और पैसा सीज कर लो. ठीक है, तो आप मतलब जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा जो उस जुरिडिक्शन में होगा उसको आपको बोलना पड़ेगा. ठीक है, उसको आप बोलोगे तो वो जाके पैसा सीज कर लेगा. ठीक है, अंडर सेक्शन 132. तो ये एक रेमेडी DGI के पास है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के पास. 131 के अंदर सीजर नहीं होता है. 131 में सिर्फ उस व्यक्ति को बुला के उससे जो भी सच्चाई है, आपको जो डाउट है वो आप उससे पूछोगे एज अ कोर्ट, वो मैंने आपको बताया था. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, स्टार्ट करता हूँ. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन बैंकिंग बिजनेस received a letter from the Assistant Commissioner of Income Tax to furnish the details of all person who made time deposit of rupees 1 lakh or the above during the period from 1st April 2017 to 31st March 2019. There is no pending proceedings against the cooperative society at the time of receipt of letter. As a chartered accountant, what would be your advice to the cooperative society regarding the legality of the notice? क्या पूछा गया है कि ये नोटिस लीगल है या नहीं, उतना काम है. कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करना चाहिए वो एडवाइस नहीं मांगी आपसे, वो सिर्फ आपको इतना बताना है कि ये नोटिस वैलिड है कि नहीं. तो इसमें यस भी हो सकता है,
इसमें नो भी हो सकता है। यस कब होगा? अगर उसने ले लिया होगा प्रायर अप्रूवल फ्रॉम CIT, तो ये जो नोटिस सर्व की है वो क्या है? वैलिड है। तो वो तो आपको सिखाया था ना, सेक्शन कौन सा है ये? तो सेक्शन 133। तो प्रायर अप्रूवल लेना है। तो अगर कोई प्रायर अप्रूवल नहीं लिया है, नो अप्रूवल, कोई भी अप्रूवल लिया नहीं है, ठीक है, कोई भी अप्रूवल लिया नहीं है, तो फिर वो नोटिस क्या हो जाएगा? तो वो नोटिस हो जाएगा इनवैलिड। याद रहेगा? तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है। कहीं लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में कहीं लिखा है कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रायर अप्रूवल लिया है कि नहीं? तो अगर ऐसा कुछ क्लियर कट नहीं लिखा है तो आपको ऐसा प्रिज्यूम करना पड़ेगा, प्रिज्यूम तो नहीं, अज्यूम करना पड़ेगा कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रायर अप्रूवल ले लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको होमवर्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क सिमिलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, बट करना तो आपको होमवर्क ही है, ठीक है। वो हमने सेरेमनी वाला देखा था ना, ठीक है, कि अगर कोई सेरेमनी वगैरह होता है या कोई फंक्शन है या फिर ऐसा कोई इवेंट है जिसके अंदर एसएससी ने बहुत ढेर सारा खर्चा किया हुआ है, तो उसके लिए आपको अगर लगता है कि एसएससी को बुलाना चाहिए तो आप उसको बुला सकते हो, ठीक है। अनअकाउंटेड कैश के लिए भी आप बुला सकते हो। सो ये आप लोग ध्यान रखना। जो हमने सेक्शन अभी तक देखे 131, देन 133 A, B एंड C, उसके अंदर काफ़ी सारे सब सेक्शन थे, ओके, जो ये सब कुछ कवर करेगा। तो ये चैप्टर एक बेसिक था। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, जो सर्च एंड सीजर वाला, ठीक है, उसके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये अगर समझ में नहीं आया होगा, और ये तब समझ में आएगा जब आगे के लेक्चर्स आपने कंप्लीट किए होंगे, तो ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो सर वो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपने जो सर वो सेरेमनी या इवेंट वाला जो बताया था, तो अगर उसके अंदर एसएससी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं प्रोड्यूस कर पाता या फिर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, तो इन दैट केस आपको एक सेक्शन याद होगा जो हमने पीजीबी में किया था, सेक्शन 69, ठीक है, अनअकाउंटेड मनी, ठीक है, या तो अनडिस्क्लोज मनी, ठीक है। तो ये सेक्शन पूरा हमने देखा था जिसके अंदर टैक्स आपको पे करना पड़ता था। सेक्शन 115 BBE के अंदर 60% टैक्स था, उसके ऊपर 25% सरचार्ज था, और 4% सेस लगा कि इफेक्टिव टैक्स रेट कितना होता था। ये मैंने जो लिखा है ये बेसिक टैक्स रेट है, ओके। इफेक्टिव 78% जितना क्या होता था उसके अंदर टैक्स होता था। तो ये आप लोग याद रख लेना, ओके। एक क्वेश्चन मुझे हो रहा है जो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप मनी मन में आंसर इसका ढूंढना, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सेक्शन 133A सब सेक्शन 2A, मतलब टीडीएस का सर्वे होता है। तो अगर टीडीएस का सर्वे होगा तो क्या टीडीएस का सर्वे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को टीडीएस की कोई ऑब्लिगेशन होती है? नहीं, टीडीएस की ऑब्लिगेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं होती है, ठीक है। इसलिए टीडीएस का सर्वे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे नहीं होगा, ओके। उनको नो डाउट टीडीएस कुछ सेक्शन में डिडक्ट करना होता है, बट उनके ऊपर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से सेक्शन 133A 2A का जो भी सर्वे होगा, टीडीएस वाला सर्वे, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे नहीं होगा। तो समझ में आ गया? पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, सर्वे करना है, तो ये सब कुछ किस लिए ज़रूरी होता है? ये सब कुछ ज़रूरी होता है टू कलेक्ट द एविडेंस, ओके। एसएससी ने जो भी ब्लैक का पैसा है उसका एविडेंस कलेक्ट करने के लिए सारे सेक्शंस बनाए हुए हैं। पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, पावर टू कलेक्ट, देन समन के लिए बुलाना किसी व्यक्ति को, ठीक है। अगर 131 के अंदर आप ड्यू कंप्लायंस नहीं करते हो तो मैंने आपको बता दिया कि 132 रिजल्ट हो जाएगा,
तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और ये सर्च वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है, बट अगर आप कंटिन्यूसली नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इन सब का आपको क्रक्स मिल जाएगा जब आपकी एग्ज़ाम मतलब स्टार्ट होने वाली होगी उसके 1 महीने पहले, मतलब ड्यू टू मिड ऑफ जून। तो आपको वो क्रक्स ही पढ़ना है। डीटी मतलब एग्ज़ाम होती है उसके अगले दिन आपको वो क्रक्स ही पढ़ना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप इतने बड़े बड़े स्पाइरल्स क्या करो, कंप्लीट करो, और इतने बड़े बड़े चैप्टर्स और सेक्शंस सारे अगले दिन आप रिवाइज कर सको। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत ध्यान रखना, यूज़ मास्क एंड सैनिटाइज़र, ओके, और स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, और एक का जिम्मेदार नागरिक बनो। ठीक है, आसपास कोई ऐसा नज़र आता है, ठीक है, तो उनसे दूरी बनाए रखो। ठीक है, 2020 है वो सिर्फ जिंदा रहने वाला साल है इन माय ओपिनियन। ठीक है, अगर ये बच लिया, ये 2020 बचा लिया, तो फिर आगे तो लाइफ अच्छी है। ठीक है, ऐसे कोई नेगेटिव थॉट्स अंदर मत लाना। घर पे बैठे बैठे काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम भी घर पे ही बैठे हुए हैं, कहाँ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो आपको बता नहीं सकते। ठीक है, बहुत अजीब तरह से हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ से वहाँ सिस्टम को चेंज करते रहते हैं, बट इट्स ओके, वो अभी हमें करना पड़ेगा। ओके, सो वी आर ट्राइंग के जितना मैक्सिमम लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सकें। ओके, सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ओके, आप अपने एंड से भी बहुत अच्छा ट्राई कर ही रहे होंगे, आई होप आपको करना ही होगा। बट मैंने जैसा आपको बताया 2020 जो ये साल है वो आपको जैसे तैसे करके निकाल लेना है। ठीक है, सब कुछ आगे अच्छा ही होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।